सब कुछ ओके। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कुंदन मौर्य। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं उसे भी जानेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होगा और कब रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे और कब रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे, वो सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं एक बात बता दूं आपको कि मैंने बेसिक जो केमिस्ट्री क्लास 10 में जो आपको ज़रूरत है उसके मैंने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं। ठीक है, और उन लेक्चर्स को अगर आप देख लेते हैं, जैसे मैं 3 वीडियोस डाला हूं, आप जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो आप वो 3 वीडियो को देख लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें कि मैं जानूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, क्योंकि आपका चैप्टर जो है क्लास 10 में पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, ये होता क्या है। हालांकि डिफिनीशंस आप भले रट लें, जो भी कर लें, आप किसी प्रकार से डिफिनीशंस को बोले, लेकिन उन डिफिनीशन में आपको बहुत गहराई से उसके अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब हमारे आसपास जो है ना, वो कई तरह के चेंजेस नजर आते हैं, परिवर्तन नजर आते हैं। देखो, हम भी शुरू में बचपन में थे, बचपन से धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को। दिन है फिर रात हो रही है, ये भी एक चेंजेस तो है। हमारा ग्रोथ हो रहा है, ये भी तो एक चेंजेस है, ये भी तो एक परिवर्तन है। तो कुछ परिवर्तन हमारे आसपास ऐसे हैं जो परिवर्तन स्थिर नहीं है, अस्थिर है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। मतलब कि दिन से अगर रात हुआ है तो रात से दिन होगा। इसमें किसी प्रकार के, वो इस परिवर्तन में किसी प्रकार के आंतरिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पृथ्वी ने अपना अक्ष पर क्या किया है, एक चक्कर पूरा किया है, तो वापस अपने अवस्था में आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं। ठीक है, मैं यहां से चल के कैमरे के नजदीक आ जाऊं और वापस यहां आ जाऊं, ये भी तो परिवर्तन हुआ, फिर वापस से तो मैं आ गया ना। तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो अपने पुराने अवस्था में आ सकता है, और वो परिवर्तन क्षणिक होता है, उसके आंतरिक गुण में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे आप एक गिलास पानी ले लो, ठीक है, और अगर आप पानी लेते हो तो उस पानी को अगर आप ठंडा बहुत ज्यादा करो, फ्रिज में रख दो, तो वो पानी जम जाएगा। ठीक है, और वो बर्फ कहेंगे उसको। हालांकि हम उसको बर्फ कहेंगे, लेकिन उसके आंतरिक गुण में जो जल का फॉर्मूला था H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर जो जल बना था, वो बर्फ में भी वैसा ही है, H2O। बर्फ का कोई अलग रासायनिक सूत्र नहीं होता है। हालांकि आप उस पानी को फ्रिज में ना रखकर आप उसे गर्म करें और वो पानी वाष्प में बदल जाए, ठीक है, तो आप भले उसको वाष्प बोलेंगे, लेकिन वो वाष्प जो है वो बस गैसीय अवस्था में चला गया है। उसके रासायनिक संरचना में, उसके अंदर आंतरिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी भी उस वाष्प का फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन में हम ये नहीं कहेंगे कि नया पदार्थ बना है। समझ रहे बात को मेरी आप। ऐसे परिवर्तन में हम ये नहीं कह सकते हैं कि नया पदार्थ बना है। आप बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह के परिवर्तन हैं। उसमें से पहला लिखा हुआ है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं। कैसे पदार्थ, नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, बोर्ड पे चलो। ठीक है, नए गुणों वाले पदार्थ कैसे बनेंगे। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन लिखूं और ये साथ में ऑक्सीजन लिखूं, मतलब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु को आपस में अभिक्रिया कराना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान देना, हाइड्रोजन, क्योंकि 9 क्लास में पढ़े हो, और अगर मेरा बेसिक केमिस्ट्री का वीडियोस नहीं देखे हो तो पहले उससे देख लेना बाबू, तो आपको क्लियर होगा, नहीं तो आपको रिएक्शन लिखना नहीं आएगा। तो हाइड्रोजन को मैं एक संकेत के तौर पर क्या लिखूंगा, H2। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है द्विपरमाणुक अणु होता है, तो H2 लिखा जाता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन को मैं क्या लिख दूं, O2। ठीक है,
लेकिन ये रिएक्शन में हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु दोनों मिलेंगे और हाइड्रोजन के परमाणु की संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन के परमाणु की संयोजकता 2 होती है। ठीक है, ये सभी चीजों का चर्चा मैंने इसके पहले के बेसिक लेक्चर में कर चुका है, इसलिए आप उसे जरूर देखिएगा तो यहाँ पे क्लियर होगा। और जो बच्चे ये समझ पा रहे हैं संयोजकता के बारे में उन्हें क्लियर होगा। मतलब कि अगर इसे दोनों को हमें बराबर करना है तो हाइड्रोजन को कितना लाना पड़ेगा? 2। मतलब हाइड्रोजन जो होगा वो 2 होगा और ऑक्सीजन जो होगा 1 होगा। मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन परमाणु साथ में मिलके बनाएंगे H2O, जिसे हम क्या कहते हैं? जल। ठीक है, तो आपका डाउट ये होगा कि ऑक्सीजन परमाणु तो यहाँ 2 था, यहाँ 1 है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना तो विनाश होता है। यानी अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद जो होना चाहिए वो द्रव्यमान समान होना चाहिए। तो हमें ये बराबर करना होगा। 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करने के चक्कर में हाइड्रोजन 2 दूनी के 4 हो गया। ठीक है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ हमारा परफेक्ट एक प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया, और ये बना क्या? जल। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु जो है परिवर्तित हो गए किसमें? जल में। ठीक है, अब आपका सवाल ये होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इधर था तो यहां भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु है, लेकिन देखो गुण कैसे बदला, नया पदार्थ इसे क्यों बोलेंगे? ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये हाइड्रोजन जो है एक जलने वाला गैस है, एक ज्वलनशील गैस है, और ऑक्सीजन जो है वो जलाने में मदद करता है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये जलाने में सहायक होता है। मतलब बिना ऑक्सीजन के जलना पॉसिबल नहीं होता है। जलने के लिए किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन का होना अनिवार्य होता है सामान्य अभिक्रिया के लिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो अगर आपको बोले कि एक बहुत बड़ा डॉन है और दूसरा कोई और खतरनाक बिल्कुल डाकू वाकू या जो भी बोलो वो सब मिल जाए तो वो और ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। यहाँ हुआ क्या? हाइड्रोजन खुद जलने वाला गैस है, ऑक्सीजन जलाने वाले सहायक है, दोनों मिल गया और मिलकर दोनों क्या बन गया? जल बन गया। बिल्कुल इन दोनों के गुण से क्या है? बिल्कुल अलग प्रकार का गुण है। तो इसे हम बोलेंगे कि ये जो जल है एक नया पदार्थ है। ठीक है, ये क्या है? नया पदार्थ। अब जरा ध्यान देना, इस पदार्थ में आप देखोगे तो केवल हाइड्रोजन के परमाणु है, इस पदार्थ में देखोगे तो केवल ऑक्सीजन के परमाणु है। ठीक है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु इस प्रकार से मिला कि एक नए तरह का पदार्थ बन गया। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि ये जो है एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे मैं कई एग्जाम्पल लेके आपको समझा सकता हूं और मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि कौन रासायनिक अभिक्रिया होगा। देखो, रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और वैसा परिवर्तन जैसे दिन से रात हुआ, मैंने बोला मैं यहां से आगे थोड़ा आ जाऊं, चेंज हुआ हमारी स्थिति में, मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ पर। हमारे आंतरिक संरचना में, आंतरिक गुण में, अंदरूनी तौर पर किसी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक प्रकार का भौतिक फिजिकल चेंज हुआ एक प्रकार का। ठीक है, मतलब अगर कोई पदार्थ में चेंज आए थोड़े समय के लिए और वो चेंज वापस से पुराने अवस्था में, पहले वाली अवस्था में आ सकता है, तो वैसे चेंज, वैसे परिवर्तन को कहा जाता है फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन। और ये 9 क्लास का एक टॉपिक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, और वही केमिकल चेंज, वही रासायनिक परिवर्तन को ही कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहां पर हम लोग समझेंगे एक एक करके सारी चीजों को कि कौन रासायनिक अभिक्रिया होगा और कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको परिभाषा से क्लियर हो गया होगा कि हमारे आसपास तो परिवर्तन ऐसे बहुत सारे हैं। तो ऐसे परिवर्तन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अस्थाई परिवर्तन, परमानेंट चेंज हो जाता है, जो वापस अपने पुराने अवस्था में नहीं आ सकता है, इसमें नए गुणों वाले पदार्थ का, इस बात का विशेष ध्यान रखना, कैसे पदार्थ? नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होगा, उसे हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। हालांकि कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि एक पदार्थ है
वो नए पदार्थ में बदल सकता है, या एक से अधिक पदार्थ है वो दोनों मिलकर नए पदार्थ बने, या एक पदार्थ है वो टूटकर अलग अलग नए पदार्थ बन सकता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया कई तरह के हो सकते हैं। तो अब इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहला चीज आप क्या याद रखोगे? नए गुण वाले पदार्थ, यानी नए पदार्थ का निर्माण होता है। और जब रासायनिक अभिक्रिया होता है बाबू, तो ऊर्जा का परिवर्तन हो सकता है, यानी ऊष्मा, प्रकाश या ध्वनि। ध्वनि अगर नहीं भी उत्पन्न, अधिकांश में आपको ऊष्मा में चेंज होगा। प्रकाश की आवश्यकता हो सकती है अभिक्रिया में। किसी अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होगा, मतलब ऊर्जा निकलेगा। किसी अभिक्रिया में ऊर्जा देना पड़ेगा, यानी वो ऊर्जा लेगा। रंग में परिवर्तन हो सकता है, देखो आप यहाँ पर। और कैसा हो सकता है? गैस निकल सकता है। कोई कोई ऐसे अभिक्रिया होंगे जिसमें क्या होगा? गैस की उत्पत्ति होगी। और किसी अभिक्रिया में, अभिक्रिया होने के बाद कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो नीचे पेंदा में बैठ जाएगा, जो घुलेगा नहीं, यानी ठोस अविलेय पदार्थ बनता है, उसी को कहते हैं अवक्षेप। ठीक है, तो ऐसे ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं, उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको अगले स्लाइड की ओर लेके चलता हूं। ठीक है, आप ध्यान रखना, वीडियो में बने रहो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं, तो आप ध्यान देना। ठीक है, एक मिनट। यहां आप आ जाओ। सबको क्लियर दिख रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। मतलब इसमें से जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिख रहा है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको रासायनिक अभिक्रिया नहीं होने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि यहां देखा जाए, लिखा हुआ है बर्फ का पिघलना। अगर कोई बर्फ पिघलता है तो वो जल का रूप लेता है, तो बर्फ का भी सूत्र होगा H2O, जल का भी सूत्र होगा H2O, बस अवस्था चेंज हुआ है। तो केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है, आंतरिक तौर पर संरचना में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, नया गुण वाला पदार्थ कुछ नहीं बना है। बर्फ पिघला है, पानी बना है, वापस से जम के बर्फ बन जाएगा। ठीक है, अब पानी को अगर उबालते हो तो वो क्या हो जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, तो पानी से क्या बन जाएगा? स्ट्रीम, मतलब वाष्प बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो यहां भी किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बना है, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब चीनी और पानी को घोलते हो, ठीक है, चीनी और पानी को घोलते हो, तो चीनी को जब पानी में डालते हो तो वो मिक्स करना है, घोलना है। ठीक है, तो घोलने पर चीनी का जो स्वाद था, जो मीठापन था, पानी का तो वैसे कोई स्वाद नहीं होता है, वो दोनों के गुण उसमें है, कोई अलग तरह का कोई गुण नहीं है। ठीक है, तो चीनी और पानी को घोल देने से, भले आप बोलोगे चीनी पानी घुल के बन गया शरबत, अरे शरबत कोई नया पदार्थ नहीं है। जब आप गर्म करोगे तो धीरे धीरे करके पानी जो है वो वाष्प का रूप ले लेगा, और वाष्प का रूप लेगा तो वापस से वाष्प ठंडा होके वापस से क्या होगा? पानी का रूप में आ सकता है, और चीनी हमें बचेगा। हालांकि इस चीनी वाले कंडीशन में ध्यान देना, अगर चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी का जो सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, सॉरी, C6H12O6 ग्लूकोज का होता है बाबू, C12H22O11 ये किसका होता है? चीनी का। मतलब एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कि कार्बन के साथ जल के अणु रहते हैं। अगर आप ध्यान दो तो एक्चुअली में है क्या? C12, और ये H2O जो है वो कितना है? 11। ठीक है, और ये किसके साथ घुला हुआ है? ये पानी में है, तो पानी को हम लिख देंगे AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस। क्या होता है? एक्वस, जलीय विलयन। तो जल में जब इसको हम घोल दिए तो सिर्फ गर्म करने मात्र से ही, अगर पानी सिर्फ उड़ा दिए, वाष्प में बदल गया, तो अब क्या बच गया वापस? खाली C12H22O11। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पानी जो है वो वाष्प में बदला, और वाष्प वापस से ठंडा होकर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन क्या हो अगर यही चीनी को बहुत ज्यादा हीट किया, देखो बहुत ज्यादा गर्म करते जाते हैं ना, तो चीनी काला हो जाता है, काला एकदम करिया नियन हो जाता है। तो होता की है, अगर हीट करोगे तो इसमें मौजूद जो जल के अणु हैं वो इस कार्बन से बंधन को तोड़कर और निकल जाएंगे, और सिर्फ बचेगा कौची? कार्बन। सिर्फ क्या बचेगा? कार्बन बचेगा, और कार्बन ही हमें क्या दिखता है? काले रंग का। तो अगर चीनी को गर्म कर रहे हो और वो काला रंग में हो जा रहा है, यहां पर चीनी को एक प्रकार से जल रहा है,
तो वो कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन चीनी पानी मिलाकर शरबत बना दिए, यहाँ कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है, तो ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। नॉर्मली उसको वापस से वो पानी वाष्प में बदल जाएगा। चीनी पानी में घोला गया है, घोलना लिखा हुआ है, जब भी चीनी पानी में घोला गया है तो एक प्रकार का कैसा परिवर्तन होगा? एक भौतिक परिवर्तन होगा, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से चीनी के जगह आप नमक को घोल सकते हो यार, ठीक है, ध्यान देना। नमक का पानी में घुलना, तो नमक जैसे वैसे यहाँ पे जब गर्म करोगे तो वापस से पानी वाष्प में बदल सकता है, यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बना है, ठीक है। तो ये कई सारे एग्जाम्पल। अब जरा ध्यान देना, कांच का टूटना, अब वो कांच तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा, अभी भी ये कांच ही है, कोई नया चीज नहीं है। तो ये भी इसी एक प्रकार का एक भौतिक परिवर्तन हुआ, इसके आकार में चेंज हुआ है, ठीक है। केवल इसका आकार, कांच टूटे तो छोटे छोटे आकार में ये बदल गया, ठीक है। इसे आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा और इसे बड़ा कर देता हूं, अब दिख रहा होगा। कागज का फाड़ना, अगर एक पेपर लो और पेपर को अगर फाड़ देते हो तो पेपर का छोटा आकार हो गया है, साइज परिवर्तन हो गया है, उसके रासायनिक गुण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से मोम का पिघलना, ध्यान देना, मोम का पिघलना वर्ड है, मोम का जलना वर्ड नहीं है, ठीक है। तो जब मोम का पिघलना हो रहा है, यानी ये जो मोम पिघल पिघल के ये नीचे जो है ना, ये ठोस के रूप में जम जाएगा, वापस से इसको पिघला के मोम का आकार दे सकते हैं। लेकिन अगर मोमबत्ती का जलना हो जाएगा तो ये बत्ती जल रहा है, कुछ वैक्स जो है वो जल के वेपर वाष्प में बदल जाते हैं और वो जलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो मोमबत्ती का जब जलना होगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे लिखा हुआ लकड़ी का काटना, तो लकड़ी के काट के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो, अलग अलग आकृति में बदल सकते हो। लकड़ी अभी भी लकड़ी है, उसके अंदर की संरचनाएं अभी भी वैसे ही है। परमाणु स्तर पर अणु स्तर पर जाओगे तो संरचना में कोई परिवर्तन नहीं है, इसीलिए लकड़ी को काटना भी कैसा परिवर्तन होगा? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि नया पदार्थ नहीं बना है, ठीक है। तो आखिर कौन होगा जो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा? जरा ध्यान दो इधर, क्या लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा। सबसे पहला चीज, नया पदार्थ बनना का मतलब समझ में आया कि नया पदार्थ कब? उसका संरचना में, उसके सूत्र में परिवर्तन हो जाएगा तो समझ जाना कि नया पदार्थ बना है। या तो रंग में परिवर्तन होगा, या तो गैस निकलेगा, या अवक्षेप बनेगा, या तो ऊष्मा में परिवर्तन होगा, मतलब तापमान में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था भी परिवर्तन होता है। लेकिन केवल अवस्था परिवर्तन से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे ये देखो, एक लोहा दिख रहा है आपको, जंग लगा हुआ, ठीक है, जंग लगा हुआ लोहा। अब इस लोहे को क्या तुम नया बना सकते हो? नहीं, ठीक है ना। तो लोहे में जब जंग लगता है तो शुरू समय पे लोहा का संकेत क्या होता है? जरा बताना बाबू। लोहा, इसका एफी क्या होता है? इसका संकेत, इसका चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है एफी होता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और जलवाष्प भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो ये दोनों के साथ ऑक्सीजन देखो द्विपरमाणविक होता है बाबू, इन दोनों के साथ अभिक्रिया करें, O2 और H2O दोनों मिलके Fe2O3 और कुछ मोल जल, ये हो गया जंग जंग का सूत्र हुआ। तो ये नया पदार्थ बना जो पहले वाले गुण से क्या है, बिल्कुल अलग। पहले ये सिर्फ लोहा था, अब ये पूरा का पूरा चेंज है, ठीक है, फॉर्मूले चेंज है। तो ये कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक, और इसी को कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। और यही सब कुछ पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। इसे ध्यान दो। अगला, अगर कागज को जला रहे हैं, क्या जला रहे हैं? कागज को, तो इस कागज में मौजूद कार्बन होगा, वो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसमें हाइड्रोजन होगा तो मतलब अगर हाइड्रोकार्बन है यानी हाइड्रोजन होगा, वो जलेगा तो बना लेगा जल, और बचेगा बाकी काला काला जैसा राख, ASHS मतलब राख, ठीक है। तो ये एक प्रकार का कैसे परिवर्तन है? रासायनिक, और ये रासायनिक अभिक्रिया में आएगा क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। अब इससे वापस हम कागज नहीं बना सकते हैं। कागज बनाने के लिए अब मटेरियल तुम्हें वापस से लकड़ी से प्राप्त, पेड़ पौधे से प्राप्त करना पड़ेगा, वापस उससे पेपर तैयार करना पड़ेगा। इस राख से अब दोबारा पेपर नहीं तैयार कर सकते। गुण बिल्कुल क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, मिल्क से कर्ड, यानी दूध से क्या बनना? दही बनना, ठीक है। दूध से क्या बनना? दही बनना। तो क्या ये दही से वापस दूध प्राप्त कर सकते हो? वही दही से
नहीं प्राप्त कर सकते। यहां हम कह सकते हैं कि नया परिवर्तन मतलब नया पदार्थ बना है तो एक ऐसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया होगा। अगला एग्जाम्पल क्या है, मोमबत्ती का जलना। मैंने बोला ना मोमबत्ती के जलने वाले कंडीशन में कि जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, एक प्रकार की कैसा है, रासायनिक अभिक्रिया ये है। समझ रहे हो बात को? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे देखो भोजन का पचना, ठीक है, ये सभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg, क्या होता है, Mg। और O2 किस लिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा ना, तो Mg प्लस O2। अब मैग्नीशियम जो है इसकी संयोजकता 2 होती है, और ऑक्सीजन का जब परमाणु स्तर पर जाओगे संयोजकता कितनी होती है, 2। तो मैग्नीशियम का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक ही परमाणु के साथ मिल जाएगा। मैं इसका रिएक्शन लिखता हूं, ध्यान देना। मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे, Mg। और ऑक्सीजन क्योंकि द्विपरमाणिक होता है तो हमें O2 लिखना जरूरी है, लेकिन जब इसका रिएक्शन से दोनों को मिला के बनाना है तो इसकी संयोजकता 2 होती है, और ऑक्साइड की भी संयोजकता कितनी होती है, 2। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन रखा, तो यानी दोनों को मिलने के लिए एक मैग्नीशियम के परमाणु के साथ एक ऑक्सीजन का परमाणु चाहिए होगा, और दोनों मिलके बन जाएगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। फिर वही बोलोगे ये 2 ऑक्सीजन था, इधर 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके संयोजकता 2 और इसका भी संयोजकता 2, तो इसका एक परमाणु इसके एक ही परमाणु के साथ मिलेगा, क्योंकि दूसरा परमाणु संतुलित करो, दोनों तरफ बराबर करो, यहाँ 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। इस चक्कर में मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, तो यहाँ 2 से क्या करोगे, गुना। ठीक है, अब ये जो मैं लिख रहा हूं ना, रासायनिक अभिक्रिया को संकेत चिन्हों के साथ में संक्षिप्त में शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, तो इसी चीज को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझे बबुआ, क्या कहते हैं इसको, रासायनिक समीकरण। ठीक है, मतलब जब तक कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा नहीं तो रासायनिक समीकरण कहां से लिखोगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया मतलब जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ है उसको संक्षिप्त और संकेत सूत्रों के साथ जब हम उसको लिखते हैं तो उसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण। हालांकि ये जो रासायनिक समीकरण है वो शब्द के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे अगर इसको हमको लिखना रहेगा शब्द में, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो इस जब शब्द में लिखते हैं तो बनता है, इसको कहते हैं शब्द समीकरण। मतलब जो रासायनिक समीकरण है, जो समीकरण है ना, इसे हम कह सकते हैं, अगर शब्द में लिखा गया है तो हम क्या कह सकते हैं, शब्द समीकरण। और अगर संकेत में लिखा गया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सांकेतिक समीकरण। ठीक है, हालांकि द्रव्यमान संरक्षण जिसमें रिएक्शन में अगर नहीं इसका पालन किया गया है, मतलब बिना संतुलित किए हुए अगर हम दोनों तरफ बराबर नहीं हम रख कर रहे हैं सभी चीजों को और उसके अलावे ऐसे ही लिख दे रहे हैं, तो फिर वैसे कंडीशन में ये क्या होता है, एक को हम कह सकते हैं संतुलित और दूसरे को क्या कह सकते हैं, असंतुलित। ठीक है, जरा ध्यान देना यहाँ, ये मैग्नीशियम देखो, 2 मैग्नीशियम, इधर कितने, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2। ठीक है, तो ये दोनों ने रासायनिक अभिक्रिया किया और ये बना, मतलब ये जो हुआ ये बना, बना मतलब प्रोडक्ट है, एक प्रकार का क्या है, उत्पाद है। ठीक है, ये जो क्रिया किया उसका फल है, मतलब ये क्या है, प्रतिफल है। समझे बात को? और ये दोनों ने क्रिया किया, यही इसी के कारण अभिक्रिया हुआ है, तो क्या होगा, अभिक्रिया करवाने वाला ये क्या हो जाएगा, अभिकारक। समझे? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा पदार्थ वो क्या होगा, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनेगा पदार्थ वो क्या होगा, उत्पाद या प्रतिफल। यानी ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया रिएक्टेंट अभिकारक, और ये हो गया प्रोडक्ट यानी उत्पाद या प्रतिफल। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे अगर मैं ले लूं सर कोयला,
अगर इसको हम लोग जलाते हैं कोयला को, ठीक है, जलाना, ऐसे कोयले का जलना लिखो या कोयले का जलाना, अगर कोयले को अगर हम जलाते हैं तो कोयला में मेनली ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा तुमको? ज्यादा मात्रा में मिलेगा कार्बन। ऐसे और भी चीजें होते हैं लेकिन हम कार्बन पे भी फोकस कर रहे हैं, मतलब कार्बन। जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा होता है? द्विपरमाणुक, तो C+O2। अब ध्यान देना, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 और ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है वो 2। अब बताओ, ऐसे कंडीशन में सिंपल, अगर पर्याप्त ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ठीक ठाक है तो वैसे कंडीशन में नॉर्मल सा एक कंपाउंड, नॉर्मल सा एक यौगिक बनेगा, और वो यौगिक क्या होगा? इसके 4 को पूरा करने के लिए 2 गुना आएगा, 2 परमाणु आएगा तब ना, तो क्या होगा? C और O कितना? 2। ठीक है। हालांकि जब, अब जरा ध्यान दो, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये रिएक्शन जो है पहले से क्या है? दोनों तरफ बराबर है, यानी ये रिएक्शन पहले से कैसा है? संतुलित है, बैलेंस्ड है। समझे? ये दोनों को हम क्या कहेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे दोनों को? अभिकारक। और ये तो हमारा क्या है? उत्पाद या प्रतिफल। हालांकि अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के जगह कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, CO। ठीक है। तो ये चेंज आ रहा है, नए पदार्थ का नया कंपाउंड बन रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल चेंज हो रहा है। समझे बात को? तो क्लियर है कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? समझे बात को? और अगर बेसिक से अगर आपको देखना है, बेसिक से समझना है, 1 मिनट नहीं खुल रहा है, बेसिक से अगर आपको क्लियर चलना है तो आपका जो मैं बोल रहा हूँ पुराना जो वीडियोस है, मैंने 3 वीडियोज बेसिक का डाला है, उसे जरूर देख लेना, ठीक है, याद से, जरूर से, ठीक है। मैंने अभी यही चर्चा कर रहा था रासायनिक समीकरण के बारे में। तो जब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक संकेत और सूत्रों द्वारा संक्षिप्त रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत संक्षिप्त में अगर उसको हम दर्शा रहे हैं, जैसे तीर का निशान बता रहा है कि अभिक्रिया इधर से इधर गया है, यानी तीर के बाएं तरफ क्या होगा? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लिया उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। और जो उत्पाद बना है, जो भी पदार्थ बना है, उसको क्या कहेंगे? उत्पाद या प्रतिफल। तो बाएं तरफ अभिकारक और दाएं तरफ क्या लिखा जाता है? उत्पाद या प्रतिफल। और उसके बीच में किसका निशान होता है? तीर का। क्यों ऐसा करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार परमाणु की संख्या दोनों ओर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर दोनों ओर समान नहीं है तो उसे हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। और शब्दों में अगर लिखा गया है, जैसे शब्द समीकरण में अगर लिखा गया है, तो वैसे हम लोग बोल सकते हैं उसको कंकाली समीकरण, असंतुलित। अगर उसको संतुलित नहीं है तो असंतुलित, ठीक है। ध्यान देना यहां पर, इस एग्जाम्पल में फोकस करो। मैग्नीशियम ऐसा धातु कुछ चमकीला टाइप का है, ये बस ऐसा दिखाया गया। मैग्नीशियम का फीता भी आता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का संकेत क्या हो गया? Mg। ऑक्सीजन अभी मैंने लिखा था O2, वही 2 परमाणु ऑक्सीजन के द्विपरमाणुक होते हैं, मिलके क्या बना? यहाँ संकेत के तौर पर इस प्रकार लिखा हुआ है Mg+O2, क्या बना? MgO। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अभिकारक। और ये क्या होगा? उत्पाद। और मैग्नीशियम ऑक्साइड इस प्रकार के पाउडर के रूप में होगा, जो इससे बिल्कुल क्या है? अलग है। अब इस वाले से ये नहीं बनाया जा सकता है, तो ये कैसा अभिक्रिया हुआ? एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हुआ। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो यही मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। समझ गए बात को? तो ये सारी बातें अगर क्लियर हो गया तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ये डिफिनीशन में था। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को ही जब लिखते हैं संक्षिप्त में तो रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण में हम ये बात का ध्यान रखते हैं कि शब्द के रूप में भी हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान देना, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। शब्द के रूप में क्या लिख सकते हैं? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये एक प्रकार का शब्द समीकरण है। और अगर इस प्रकार से लिखते हैं संकेत में तो एक सांकेतिक समीकरण हो गया। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि रासायनिक समीकरण जो भी लिखा जाएगा वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करते हुए लिखा जाएगा। देखो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही लिखा जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिकारक के तरफ, यानी तीर के बाएं तरफ जो भी है और तीर के दाएं तरफ जो भी है, वो दोनों के दोनों बराबर होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान न तो बनता है, ध्यान दो,
द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है बाबू? जरा ध्यान दो, कुछ और मैं एग्जांपल्स यहाँ पे लेता हूं। ठीक है, जैसे कि यहां मैं अगर ले लूं CaO। अब CaO को क्या कहेंगे? देखो, Ca का मतलब हुआ कैल्शियम और O का मतलब हो जाएगा, ऐसे तो ऑक्सीजन होता है लेकिन यहाँ पर O का मतलब ऑक्साइड होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कैल्शियम का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु दोनों मिला है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, 2 ग्रहण किया, इसका नाम ऑक्सीजन से क्या हो जाता है? ऑक्साइड। ये बेसिक चीजें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर नहीं ये सब बेसिक नहीं पता है तो बेसिक लेक्चर पहले जाके देखो, ये सब बंद करो। ठीक है, और इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ H2O, अब तीर का निशान, तो ये दोनों जो है वो क्या होगा? अभिकारक। ये दोनों क्या होगा? अभिकारक होगा। ठीक है, और ये दोनों मिलकर कैल्शियम और पानी का जो OH, यानी इसको आप ऐसे याद रखो तो बढ़िया से समझ पाओगे, H और OH। ठीक है, ये दोनों मिलकर ये क्या बनते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ में काफी ज्यादा मात्रा में हीट बनता है। ठीक है, यानी इस रिएक्शन में हीट निकला है। क्या निकला है? हीट, उष्मा निकला है। तो ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ जो है ये पदार्थ है नया और ये पदार्थ है अलग। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? चूना, जिसको हम कली चूना भी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को? और इधर जो बना है ये क्या है? इसे हम लोग भखरा चूना कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो अगर वापस से जो हमने दिया है परिस्थिति, जैसे कि पानी और इसके साथ रिएक्शन करा के जब ये बना है, तो ये परिस्थिति को अगर हटा लेंगे तो वापस से ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है वो कैसा परिवर्तन है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कौन रासायनिक अभिक्रिया होता है। उसके बाद रासायनिक, अब ये जो मैंने लिखा है वो क्या है? एक प्रकार का रासायनिक समीकरण। अब अगर इस तरफ और इस तरफ सब कुछ बराबर है तो हम उसे बोलेंगे संतुलित है, और अगर बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? असंतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? कहोगे रासायनिक समीकरण जो होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वो किसका पालन करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो भले हम रिएक्शन में लिख रहे हैं बाद में अलग है, इधर ज्यादा इधर कम है, या इधर ज्यादा है तो इधर कम है, तो ऐसे कंडीशन में अगर देखें तो कहीं भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है तो आपको उस अनुसार से दोनों तरफ बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, तो अभिकारक और प्रतिफल के तरफ दोनों तरफ द्रव्यमान क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये रासायनिक अभिक्रिया पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, ये सब नहीं समझ पा रहे हैं शुरू से, तो आप जरूर बेसिक वाले लेक्चर्स को पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे और भी कंसेप्ट के साथ अगले वीडियोस में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।